अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सियासी पार्टियां हैं वो खा नून लीग हो, पीपल पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, कोई भी सियासी पार्टियां हो या तमाम सियासतदान जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हमें खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें खुद से कोई कारण करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं 3-4 दिन मुसलसल सर्च करने के बाद आपके लिए एक मवाद लाया हूँ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले, उस मवाद से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात समझाना चाहता हूँ कि जो कोई भी मुआशरा होता है उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन से मुराद यह है कि वो कैसे तकसीम उसको किया जाता है कि कौन कौन से लोग किस क्लास में मौजूद हैं। तो उसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, वो होती है कि जो सबसे ऊपर वाला तबका होता है, जो हुक्मरान होते हैं, उनके लिए अपर क्लास यानी कि तबका शराफिया कहा जाता है उसको, कि वो लोग शामिल होते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे जर्नैल हैं या बड़े बड़े जागीरदार हैं, वो उस तबके में शामिल होते हैं। जबकि दूसरे तबके में वो लोग शामिल होते हैं जो छोटे कारखानादार हैं, साहिब सरवत है, खुशहाल लोग हैं जो अपने बच्चों को तमाम सहूलतें मुहैया कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों तबकों के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ तीसरे तबके के बारे में, जो हमारा तबका है। तीसरा तबके में कौन से लोग शामिल होते हैं? वो लोग शामिल हैं जो दिहाड़ीदार हैं, छोटे किसान हैं, मजदूर हैं। उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी मुल्क के या किसी भी मुआशरे में जितने भी कारखाने चल रहे होते हैं, वो मजदूरों की मेहनत की वजह से ही चल रहे होते हैं। इसके अलावा वो ऐसे अफराद होते हैं, ये जो तीसरा तबका है ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होता है जो मिलों की बड़ी बड़ी इमारतें तमीर करता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियां तमीर करता है और अस्पतालों की बड़ी बड़ी इमारतें तमीर करता है। उसमें अपना खून पसीना शामिल करता है उन इमारतों में। लेकिन जब इनको ज़रूरत पेश आती है कि ये अपने बच्चों को किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाएं, तो नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? उसकी वजह सिर्फ एक है कि उनके पास इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की फीस अदा करने के पैसे नहीं होते। इस वजह से वो अपने बच्चों को उन कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ा सकते जिनकी इमारतों को खड़ा करने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना उसमें शामिल किया होता है। और दूसरी बात कि वह यही तबका होता है कि जब खुदा न खास्ता वो खुद मजदूर कोई बीमार हो जाए, तो जिस अस्पताल की इमारत उसने अपने हाथों से तमीर की होती है, वो उस अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकता। और उसकी भी वजह सिर्फ एक ही होती है कि वो उस अस्पताल की फीस देने के काबिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी फीस अदा कर सके। यही वो लोग हैं जो किसी भी मुआशरे के लिए सबसे अहम होते हैं। इन्हीं की वजह से कोई मुल्क चलता है और तरक्की करता है। और उसके बाद आ जाता है छोटा किसान, जो पूरे मुल्क के लिए अनाज पैदा करता है। आधी आधी रात को सांपों की सरियों पर पैर रख के फसलों को पानी देता है। लेकिन जब वो फसल पक जाती है और उसको काट कर वो मजबूर होता है एक आड़ती के पास बेचने के लिए। क्यों मजबूर होता है? क्यों? क्योंकि उसने उस आड़ती से उधार में खाद, बीज और स्प्रे ली होती है। तो वो यकीनन उसके पास जाएगा ताकि अपना उधार चुका सके। और फिर वो आड़ती क्या करता है कि उसके साथ मजीद ब्लंडर करता है कि कम तोल का उसके पास पैमाना होता है, उससे वो उसका खून निचोड़ता है। फिर उसके फसल का रेट जो है, उसकी जिनस का जो रेट है, वो उसको मार्केट वैल्यू से कम देता है। तो इस तरह छोटा किसान भी इसी तबके में शामिल होता है जिसके पास अपने बच्चों के लिए भी शायद गंदम या कोई अनाज ना बचता हो, वो उधार में ही फरोख्त करके आड़ती के पास वापस घर आ जाता है। ये होता है तीसरा तबका। और यही सबसे बड़ा तबका होता है किसी भी मुआशरे में। जैसे कि पाकिस्तान में ये तबका
90% से भी ज्यादा है। कितना? 90% से भी ज्यादा है, यानी कि 19 करोड़ लोग इस तबके में शामिल हैं। टोटल 22 करोड़ की आबादी में 19 करोड़ अफराद तीसरे तबके में शामिल है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैं मवाद आपके लिए लेके आया हूं ये क्या है। ये एक ऐसी किताब है जो आज से 2400 साल पहले 2400 साल पहले लिखी गई है, और इसमें यही जिक्र किया गया है जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं। इसमें लिखा क्या हुआ है कि तीसरा तबका आम लोगों का होता है। इसमें वो लोग होते हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, ये ना सियासत जानते हैं और ना खाने को उनके पास बहुत होता है, लेकिन जब इकट्ठे हो जाए तो यही तबका जमहूरियत में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर होता है। तो ये हवाला था इस किताब का जो मैं आपके लिए लाया था, जिसको मैंने 3-4 दिन जिसका मुताला किया है। और ये किताब कौन सी है? ये शुराफाक किताब है, पूरी दुनिया में पढ़ी गई है, जिसका नाम है रियासत, जिसको अफलातून ने लिखा था यूनान में बैठ के। तो इसका हवाला मैं आपको देना चाहता हूं। तो इससे साफ जाहिर है कि आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर डालें तो हमारा मुआशरा जो है वो इन्हीं अफराद पर मुनसर है। इसकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तकसीम दर तकसीम है, ये आपस में इनकी कोई जुड़त नहीं, ये मुख्तलिफ हिस्से बुखरों में बटा हुआ है। कभी जात बरादरी, कभी मजहब के नाम पे, फिरकों के नाम पे, या किसी और तकसीम की वजह से ये इनका आपस में कोई तंजीम नहीं है, कोई इकट्ठ नहीं है। तो एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि अब जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों, और हमें क्या करना चाहिए। एक बात गौर से सुनिएगा कि मरियम नवाज जो है वो कभी भी हमारे तबके के दुख दर्द को महसूस नहीं कर सकती। क्यों? कि एक बात तय है कि वसाइल ज़दा लोग मसाइल ज़दा लोगों के दुख नहीं समझ सकते, वो हैं वसाइल ज़दा। कि मरियम नवाज को कभी भी महसूस नहीं हो सकता कि जब एक बच्चा स्कूल से वापस घर आ जाता है, उसको भेज दिया जाता है कि जाओ पहले फीस लेके आओ, तो जब वो घर वापस आता है तो वालिदैन पर उस वक्त क्या गुजर रही होती है ये मरियम नवाज को नहीं पता, क्योंकि उसके बच्चे जो हैं वो तो और किस्म के हैं ना। इसी तरह जो बिलावल जरदारी है वो ये दुख नहीं समझ सकता, वो ये दर्द नहीं समझ सकता कि घर में किसी खानदान में एक फर्द जब अचानक बीमार हो जाए और उसको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पेश आ जाए तो उस वक्त अगर घर में पैसे मौजूद ना हो तो उस खानदान पर क्या बीत रही होती है, ये वो कभी भी नहीं जान सकता। ये वही लोग जान सकते हैं जो आपके तबके से हैं, जो आप लोगों में से हैं, जो खुद इन कर्बों से गुजरे हैं, जो ये समझते हैं कि ये दुख क्या होते हैं, जिनके ऊपर ये दुख गुजरे हैं, वही लोग समझ सकते हैं। कभी भी कोई और सियासतदान, जागीरदार, सरमायादार, कोई और लोग ये दुख नहीं समझ सकते। तो इस बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूं मैं कि अगर आप लोग आपस में इसी तरह तकसीम दर तकसीम रहेंगे तो यही लोग फिर बार बार आपके ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे। अगर आप ही चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाएं तो उसके लिए जरूरी है उस करने के लिए कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि पार्लियामेंट में जहां पर कानून साजी होती है, जहां पर यह तय किया जाता है कि किस तबके पर कितना टैक्स लगना है, किन लोगों से हमने टैक्स वसूल करना है, किन लोगों को हमने सहूलतें मुहैया करनी है, आम लोगों को हॉस्पिटल की सहूलतें कैसे मुहैया करनी है, उनको क्या क्या तालीम की सहूलतें मुहैया करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की तालीम के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारे ईवानों में, हमारी पार्लियामेंट में भी कोई ना कोई कानून साजी हो, तो फिर आप ये बात जरूर ज़हन में रखें
कि अगर आप अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे तो ये लोग जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं ये ऐसे ही हमारा खून निचोड़ते रहेंगे। आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे के जाएं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने तौर पे मुनज़्ज़म हों, अपने तबके से एक पार्टी, सियासी पार्टी बनाएं जिसकी क़यादत इसी तबके से हो, जो खुद इस तबके से हो, वो इस तबके के आम अफराद के, मजदूरों के, किसानों के दुख दर्द को समझता हो, तो वही आगे जाकर हमारे रहनुमाई कर सकता है, वही हमारा लीडर होगा। वही लोग वो एक पार्टी के तौर पर जब जाएंगे पार्लियामेंट में तो वहां पे वही लोग हमारे लिए कोई बेहतर कानून साजी कर सकेंगे। तो ये बात आप ज़हन में रखें कि कभी भी इन लोगों से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं जो लोग, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। अगर आप कुछ करके जाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, या अपने लिए करना चाहते हैं, तो एक सियासी पार्टी जो आपके तबके से हो, आप लोग उसमें शामिल हो, कोई जागीरदार शामिल ना हो, कोई सरमायादार शामिल ना हो, या कोई और लोग उसमें शामिल ना हो जो आपके तबके में से ना हो, तो फिर ही आप अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं। ठीक है जी।